Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we are going to cover very important understanding based क्वेश्चन। और ये जो लेक्चर है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे आपको कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द एमसीक्यू विच इज गोइंग टू कम फॉर द टर्म 1 आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरी बात है मैंने ऑलरेडी 6 to 7 लेक्चर एमसीक्यूज के बना रखे हैं और एक मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का भी बना दिया है। इन दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इनको जरूर विजिट कीजिए, देखिए और समझिए। ठीक है, और दूसरी बात है प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़। ओके, आई डोंट गेट मच व्यूज़ बट मुझे पता है कुछ ही लोग देखते हैं, बट डेफिनेटली दे विल गेट वेरी गेनफुल नॉलेज आउट ऑफ इट। ओके, प्लीज़ डू कमेंट, इट रियली मोटिवेट्स मी। ओके, चलिए, मैं ये क्वेश्चन 1 होना चाहिए था स्टार्ट से, लेकिन ये क्वेश्चन 20 से, तो आप नीचे से ऊपर चलते हैं। ठीक है, कभी कभी लाइफ में रिवर्स गेयर भी लेना चाहिए, इंटरेस्टिंग होता है। चलिए, तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इस पहली बात एक बात बता दूं, आप इंटरेस्ट लीजिए, प्लीज़ इंटरेस्ट से सुनिएगा। आप सोचे कि एक मूवी है, आपको मजा आ रहा है, प्लीज़ ट्राई टू टेक इंटरेस्ट। ओके, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो पहले बात बता दूं, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से लिया गया है। अगर ये पूरा चैप्टर किसी को समझना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए, विल कम बैक टू द क्वेश्चन कि देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कि एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन है और एक मोनोपोली है। क्या उसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है? तो सेलिंग कॉस्ट होता क्या है? एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट होता है। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप एडवर्टीजमेंट कराते हो? बिल्कुल नहीं कराते हो। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। दूसरी बात है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सब एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, जब परफेक्ट कंपटीशन में आप एक ही तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो क्या उसकी एडवर्टीजमेंट कराओगे भैया? बिल्कुल नहीं कराओगे। ठीक है, अच्छा, मोनोपोली का देख लेते हैं। मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्राइस मेकर बोलते हैं। ओके, ही इज अ किंग, एक तरह का कह सकते हैं किंग ऑफ द मार्केट। तो क्या ये अपना एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भैया, वो अकेला है, वो चीज़ अकेला ही बना रहा है, तो क्यों कॉस्ट लगाएगा, है ना? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। इसकी मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से समझा दी है। 19th क्वेश्चन कह रहा है, फर्म्स डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेंट अंडर द ओलिगोपोली। कि जैसे कि हमारा मोनोपोली होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, ओलिगोपोली भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है। तो ओलिगोपोली में क्या कह रहा है कि क्या हम डिमांड कर्व नहीं बना सकते? बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं बना सकते। तो देखिए, मैं सबकी आपको डिमांड का फटाफट बना के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन की, जिसमें प्राइस आपका एमआर और एआर तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, मोनोपोली का बना के दिखा देता हूँ। ये आपका होता है मोनोपोली का। ठीक है, मोनोपोली का, और आपका जो मोनोपोलिस्टिक का होता है वो ये होता है। मोनोपोलिस्टिक का आपका नीचे होता है, तो जो नीचे वाला होता है उसे मोर इलास्टिक है ऊपर वाले से, मतलब नीचे वाले को ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है ऊपर वाले से। ठीक है, तो ये नीचे वाला मोनोपोलिस्टिक का, ऊपर वाला मोनोपोली का, ये आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। ओलिगोपोली का फिर नहीं बना सकते। ओलिगोपोली का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एक तो जो फर्म्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए आप नेचर और पोजीशन ऑफ द डिमांड का उसका निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, 18th क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। When the equilibrium price of a good is less than the market price, there will be the competition among the sellers। बहुत डीप क्वेश्चन है, देखिए समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर आपका जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस कम है मार्केट प्राइस से, तो पहली बात बता दूं इक्विलिब्रियम प्राइस होता है क्या? देखिए, ये आपका डिमांड कर्व है, आई होप डिमांड सप्लाई सबको आता होगा। ये आपका सप्लाई कर्व है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, और ये आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस ऊपर है इससे, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस ऊपर है। अब ऊपर आप एक चीज देखिए, ये सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और डिमांड को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो साफ साफ सप्लाई आगे है, डिमांड पीछे है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, है ना? सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। अब मार्केट में जब सप्लाई भैया ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे मार्केट में। अब जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएंगे मार्केट में तो डेफिनेटली प्राइस क्या होगा उसका?
सॉरी प्राइस तो ऊपर होगा ही, प्राइस ऊपर ऑलरेडी सेट है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा, मान लीजिए उसकी सप्लाई है मार्केट में, तो जब सप्लाई ज़्यादा है तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आपस में जो सेलर्स हैं वो compete करेंगे, वो ये होड़ में लगी रहेगी कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। तो देयर विल बी द कंपटीशन व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो सप्लाई है वो ग्रेटर होगी डिमांड से। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्म्स डिमांड कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक इज मोर इलास्टिक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। ये आपकी मोनोपोली की होती है, ये आपकी होती है मोनोपोलिस्टिक की। तो जो नीचे वाला होता है उसे ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है ऊपर वाले से, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दैट्स वाई आपका ये सीधा सीधा ग्राफ्स में से क्वेश्चन बने हुए हैं। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एक्सेस सप्लाई समझ रहे हैं? एक्सेस सप्लाई क्या होती है? देखिए ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ऊपर ये जो ये पॉइंट है ये आपकी एक्सेस सप्लाई होती है, ठीक है। एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एक्सिस्ट व्हेन मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन। ऑब्वियसली बात है बेटा, एक्सेस सप्लाई पे क्या होगा? मार्केट प्राइस आपका ज़्यादा होगा। किससे? आपके इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। तो ये एक्सेस सप्लाई पोजीशन है। मैं अभी डिस्कस किया कि अगर एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड कम है। तो भले ही प्राइस उसका ऊपर भी है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस सप्लाई पे हर समय क्या होगा? आपका मार्केट प्राइस ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, 15th क्वेश्चन है। इन द सिचुएशन व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस ओइंग टू द इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इक्विलिब्रियम प्राइस टेंड्स टू फॉल। कह रहा है मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा? क्या इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करेगा? तो एक इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक बहुत अच्छा सा सप्लाई कर्व है और ये बहुत अच्छा सा डिमांड कर्व है, इनिशियल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। अब देखिए हुआ क्या, अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो आपकी सप्लाई क्या है? बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो सप्लाई नीचे बढ़ती है। तो जब नया वाला जो सप्लाई का है S2 है, इसे S1 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्ट किया डिमांड का को, तो जब इसे आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो प्राइस आपका क्या हो जाएगा? फॉल हो गया। और वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, और डिमांड वहीं की वहीं रहती है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में ज़्यादा गुड्स आ जाएंगे। जब ज़्यादा गुड्स आ जाएंगे तो आपकी कंपटीशन बढ़ेगा, उसकी वजह से हो सकता है आपका प्राइस भी नीचे गिर जाए, हो गया सकता है, होगा ही। चलिए 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ कॉमन सेंस भी आप लगाएंगे ना तो आप आराम से क्वेश्चंस बना लेंगे बिना डायग्राम के भी। सो अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है समझ लेंगे, ठीक है, पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि कोई एक सिंगल फर्म प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो हम जो मार्केट में डिमांड है, जो मार्केट में सप्लाई है, पूरी जितने भी फर्म्स मिलके जो एक मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जो फोर्स क्रिएट करते हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करती है बेसिकली, उसकी वजह से ही इक्विलिब्रियम प्राइस जनरेट होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छे डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लीजिए सप्लाई कर्व है, ये एक अच्छा सा डिमांड कर्व है, इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये हमारा साफ साफ क्या बन जाता है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और यही तो हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ होता है। समझ में आई मेरी बात? चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई। अब साफ साफ कह रहा है कि आपका डिमांड ज़्यादा कम हो रहा है आपकी सप्लाई से, मतलब सप्लाई मान लीजिए इतना ही कम हो रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है डिमांड ज़्यादा कम हो रही है तो प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा, ठीक है, प्राइस फॉल करेगा। प्राइस कभी भी राइज नहीं कर सकता अगर आपकी डिमांड ज़्यादा गिर रही है। देखिए गिर दोनों रही हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा गिर रही है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे डिमांड कम हो गई ना सप्लाई से किसी भी तरीके से, वहाँ पे प्राइस का नीचे आना तय है। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। 12th क्वेश्चन है। व्हेन इनकम ऑफ द बायर्स राइसेस, जब इनकम बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल करता है। बिल्कुल गलत बात है। जब इनकम बढ़ेगी भैया तो डिमांड है इंक्रीज होगी, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस हर समय क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। बहुत इजी से समझ आना, को सिंपल लॉजिक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
चलिए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, मान लीजिए एक्सेस सप्लाई हो रहा है, चलिए एक्सेस सप्लाई भी बना के देख लेते हैं। ये डिमांड, ये सप्लाई, ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, एक्सेस सप्लाई। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है एक्सेस सप्लाई पे। कोई भी आपका कोई भी प्राइस ऊपर, मार्केट प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है तो डेफिनेटली वो एक्सेस सप्लाई के केस में ही हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके असर्शन रीजनिंग बेस में, तो दिमाग लगाना है। ठीक है, बेवकूफ़ों की तरह मतलब वहाँ पे इधर उधर के मुंह मत देखना लोगों के, आपको समझना है। ठीक है, रीड इट प्रॉपरली, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, इधर उधर ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। क्या कह रहा है, एक्सेस डिमांड कह रहा है। अब एक्सेस डिमांड क्या होता है भैया, ये आपका क्या है, डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, नीचे वाला होता है आपका एक्सेस डिमांड। ध्यान रखिएगा, ऊपर एक्सेस सप्लाई होता है, नीचे आपका एक्सेस डिमांड होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। अब यहाँ पे बेसिकली जब एक्सेस डिमांड है तो आपका प्राइस क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा। क्यों, क्योंकि डिमांड आपकी ज़्यादा, आपकी सॉरी सप्लाई आपकी क्या है, डिमांड, हाँ एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होगा, इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस। नहीं, मार्केट प्राइस जो है आपका वो कम होगा किससे, आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से इन द एक्सेस डिमांड। मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम भी बना के बता दिया है। अच्छा 9th क्वेश्चन देख लीजिए, इक्विलिब्रियम प्राइस, ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ध्यान रखिएगा, अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय ईच फर्म विद इट्स डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल गलत बात है, कोई भी एक फर्म, ईच फर्म, यहाँ पे ईच वर्ड आ गया, वन आ गया, वन, ईच का मतलब है वन, तो बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल गलत बात है कि ईच फर्म कभी भी, भले उसकी, अगर वन फर्म की डिमांड सप्लाई से कभी भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम प्राइस जनरेट नहीं हो सकता, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, सिंगल सेलर महाराजा है, फर्म इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक बात है, वो अकेला है तो वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है, वही प्रोड्यूसर है, वही मालिक है। ओके, 9th क्वेश्चन है, इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन इजीली मेड। बिल्कुल गलत बात है, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है किसी एक बंदे से दूसरा प्राइस ले रहे हैं, बी बंदे से दूसरा प्राइस ले रहे हैं, तो अब ए वाला इससे क्यों लेगा, अगर बी वाले से आप कम लेगा ये वाला तो ए वाला यहाँ भाग जाएगा, तो इसलिए आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ये पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब एक बंदा, एक सेलर ए से दूसरा प्राइस ले, बी से दूसरा प्राइस ले, कोई भी रीजन की वजह से, मतलब ए से कम प्राइस, ए से सिर्फ 50 रुपये ले या ए से 100 रुपये ले और बी से 50 रुपये ले, तो अगर तो इसका कॉम्पिटिटर नहीं है तो फिर तो ए को कोई दिक्कत, ए को तो देने ही पड़ेंगे 100 रुपये, क्योंकि और कुछ है नहीं। मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर और आ गया यहाँ पे, तो ये बोलेगा चल भाग यहाँ से, तो बी को 50 रुपये है, मैं इससे ले लूँगा, ये भी तो ये 50 का बेच दे, ये भी 50 का बेचेगा। ठीक है, क्योंकि इसके खींचने की कोशिश करेगा, ऐसे एक और होगा, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका मोनोपोली में ही हो सकता है। इन अ मोनोपोली मार्केट न्यू फर्म कैन एंटर द इंडस्ट्री टू अर्न प्रॉफिट। बिल्कुल गलत बात है, अगर नया बंदा एंटर कर गया तो मोनोपोली रहेगा ही नहीं। पहली बात तो सिंपल सी बात है, मोनोपोली में सिंगल बंदा ही रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है 5th क्वेश्चन है, इन द ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बिल्कुल गलत बात है, फ्यू होते हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं, बेसिकली लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं। ध्यान रखना, खरीदने वाले बहुत हो सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक तरह का एग्जांपल हो गया आपका कार का, तो कार के एक फ्यू सेलर्स हैं, अब गिनती के 5 से 7 या 10 मैक्सिमम 10 होंगे, है ना, 10 से ज़्यादा ही नहीं कि लाखों करोड़ों हैं, खरीदने वाले लाखों हैं। ठीक है, लेकिन बेचने वाले 10 से 12 कंपनी इंपॉर्टेंट, तो वो हमारा क्या है, ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। फाइन, 14th क्वेश्चन है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट सोल्ड आर होमोजीनियस। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर जो गुड्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे आइडेंटिकल आपके चीज़ें बेची जाती हैं, उसकी क्वालिटी, कलर, साइज, डिज़ाइन। अच्छा, रियल लाइफ में कोई एग्जांपल दे सकते हो परफेक्ट कंपटीशन का? एक एग्जांपल वीट हो सकता है, गेहूं। ठीक है, दो गेहूं के भी बहुत सारी प्रजातियां होती है, लेकिन ओवरऑल आप पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखिए, आप जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो उस पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें, दुनिया का रिवाज ही यही रहा है। चलिए, अंडर द परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक समझना क्या होता है, देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल गलत बात है,
मोनोपोली के अंडर क्या होता है, वन सेलर होता है। देखिए जिसने अच्छे से फीचर्स पढ़े हैं ना मोनोपोली के, ओलिगोपोली के, परफेक्ट कंपटीशन के, मोनोपोलिस्टिक के, वो उसे भी को परफेक्ट कंपटीशन के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्लीज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर जरूर देखना, जिसने नहीं देखा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप भूलना चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। इन द परफेक्ट कंपटीशन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली बाय द फर्म, बिल्कुल गलत बात है। एक फर्म बिल्कुल प्राइस तय नहीं कर सकता, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, प्राइस टेकर।